हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स। और इस सीरीज में आपको सारे बुक्स पढ़ाए जाएंगे। क्लास 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की बुक पढ़ाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का। आज पहला लेक्चर है और इसका 6 का ही एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका चैप्टर की शुरुआत जो होती है राशिदा के सवाल से शुरुआत होता है। कि राशिदा का सवाल है कि राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले पड़ गया। वह सोचने लगी कि कोई कितने इतने साल पहले की बातें कैसे जान सकता है। तो कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ। आप इसके लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न से अखबार देख सकते हैं, लेकिन पिछले साल क्या हुआ इसकी जानकारी अगर प्राप्त करना तो आपको ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा जिनको वो घटना के बारे में, पिछली कहानी के बारे में याद होता है। लेकिन बहुत पहले, आज से 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले क्या हुआ इसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि अतीत के बारे में हम क्या जान। और तो इसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले, और हम अब देखते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी कि शिकारी, पशुपालक, कृषि, शासक, व्यापारी, पुरोहित, हस्तशिल्प, कलाकार, शिल्पकार और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग रहते कहाँ थे, तो देखिए नर्मदा नदी की एक चर्चा। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे कुशल संग्राहक थे और उसके आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के उत्पादों से यह संग्रह किया कर लिया जा करते थे। और ये जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि जंगलों का ये शिकार भी करते थे। उसके बाद अगर आप देखिए कि अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ी की पता लगाओगे तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8,000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष जो है गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया था। तो इन्होंने प्रारंभ में बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों को देखेंगे हम भी कि कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वो सिंध उत्तर क्षेत्र में थे। सबसे पहले चावल जहाँ उतराया गया वो सिंध उत्तर क्षेत्र में थे। तो चल उसके बाद हम आप देखने वाले हैं इसमें मैप। देखिए इसी मैप की चर्चा करना है। देखिए इसमें हम सारी चीज़ को आपको दिखाने वाले हैं कि देखिए इसमें जो है हम पढ़ेंगे इसमें कि देखिए इसमें जो हम सुलेमान पहाड़ी और किरथर की चर्चा की। तो देखिए ये सुलेमान और किरथर की चर्चा जो हुई, तो देखिए ये सुलेमान है, ये किरथर है। उसके बाद ये देखिए सिंधु नदी है और सिंधु की सहायक नदी आपको हो गया झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया। और इधर ये व्यास नदी है। आप फिर देखिएगा कि ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये चंबल नदी है, ये सोन नदी है, ये बिंद की पहाड़ी है जिसकी चर्चा की गई है। और उसके बाद जो है ये बिंद की पहाड़ी हो गया। उसका देखिए नर्मदा नदी, उसका तो हम मैप को थोड़ा ऊपर करते हैं। ये हमारा नर्मदा नदी हो गया, ये सतपुरा की पहाड़ी है, ये ताप्ती नदी है और ये महानदी, ये जो देख रहे हैं इस तरह से ये महानदी है। ये हमारा गोदावरी नदी है, ये दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा पूरा ये। और ये हमारा कृष्णा नदी है। और उसके बाद ये तुंगभद्रा नदी है। और ये देखिए ये वाली भाग जो ये हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है और ये वाली भाग जो हमारा पूर्वी घाट कहलाता था, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। और इस तरह से इधर आप देखिएगा गारो पहाड़ी क्षेत्र, ये गारो पहाड़ी क्षेत्र है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद हम अगर और नीचे जाते हैं तो ये देखिए ये हमारे ये यहाँ पे कावेरी नदी है और ये हमारा लक्षद्वीप वाला भाग कहलाता है। और ये हमारा जो निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसमें देखिए कहता कि इस मानचित्र में हमने देखा सिंधु और इसकी सहायक नदियों को हमने ऊपर में देख लिया। और उसके बाद देखिए कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। तो आप देखिए अगर सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद कहता कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, सोन का भी हमने आपको नहीं उस मैप में दिखाया कि इसके सोन का मैंने दिखाया। उसके बाद देखिए सोन की हम अगर देखते हैं मैप के अंदर तो देखिए सोन हमारी नदी यहाँ पर, ये हमारी सोन, ये हमारी जो है क्या कहते हैं सोन नदी है, हमारा सोन नदी है। उसका देखिए सिंधु नदी, सिंधु से नदी की सहायक मैंने झेलम था, चेनाब था, रावी था, सतलज था, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद जो है और इसमें
बिंद क्षेत्र देख लीजिए, ये बिंद क्षेत्र यहाँ है हमारा। तो ये हमारा था मैप में के थ्रू हमने दिखाने का प्रयास किया। तो इसमें अब देखिए हम गंगा घाटी के बारे में पता करेंगे कि इसमें देखिए दक्षिण गंगा, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन था, और दक्षिण गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता है, जो वर्तमान बिहार में है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इनके विशाल राज्य स्थापित थे, और देश के कई हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित किए गए थे। लोगों का सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी हिमालय के ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये लोग यात्रा के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम के तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले भी कभी जहाज़ों में तो अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे, और एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, और इसके लिए एक रोचक स्थानों का खोज के लिए उत्सुकतापूर्वक यात्रा करते थे, और लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, इसके बारे में आप देखिएगा। अभी भी यहाँ थोड़ा एक मानचित्र है कि देखिए मानचित्र 1 में हमने देखे कि मानचित्र वन में हमने देखा कि इसमें था, मानचित्र वन में हमने देखा कि दक्षिण भारत में हमको मानचित्र में क्या था, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका था, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया। ये सारे देश जो थे, ये सारे देश हमारे जो थे दक्षिण एशिया के महाद्वीप थे, महाद्वीप के सारे देश थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखते हैं कि लोग यात्रा क्यों करते। देखिए लोग, देखिए कहता है कि पहाड़ियाँ पर्वत समुद्र उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा निर्माण करते हैं। पहाड़ियाँ पर्वत समुद्र और इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्हें ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के आवागमन ने सांस्कृतिक परंपराओं को और समृद्ध कर दिया। मतलब लोगों का जो आवागमन था आने जाने का, इससे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जो थी और हमारा मजबूत हो गया। आज कई सालों से आप देखिएगा कि कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। अब देखिए हमारा देश भारत है, इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो इसके बारे में इस पर चर्चा करना है हमको। और आज हम समझ जाएंगे कि देखिए अपने देश को प्राय लोग इंडिया कहते हैं। भारत जैसे नामों का प्रयोग है। इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है। इंडिया याद रखिएगा इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अगर आप ईरान और यूनान को पता लगाइएगा तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू या इंडोस के नाम से कहा। इस नदी के पूर्व स्थित भूमि क्षेत्र को इंडिया कहा गया। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक समय में हुआ था, और कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा था। अब हम अतीत के बारे में कैसे जानें, इस पर चर्चा किया जाए कर रहे हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को आप ढूंढिए। पुस्तकों को हाथ से लिखी होने के कारण इसे देखिए पांडुलिपि कहते हैं। मतलब जो पुस्तक हाथों से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं, और पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त होता है अंग्रेजी वर्ड, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और ये पांडुलिपि था। मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला, और ये पांडुलिपियाँ प्राय ताम्रपत्र और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के पत्तों से, भोजपत्रों से पर लिखी जाती थी और उससे तैयार किए जाते थे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा, ये देखिए एक हमारा जो है ये क्या कहते हैं, भोज के पत्रों पर लिखा हुआ, और यही हमारा पांडुलिपि है। तो इस तरह से इसको हम पांडुलिपि कहते हैं। उसके बाद जो है हम अगर बात करें आगे, तो आगे इसमें कहा गया, इस चैप्टर के अंदर कहा गया कि देखिए इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। तो ऑब्वियसली है, कीड़े तो खाई जाएंगे, लकड़ियों वगैरह पर, पत्ते वगैरह पर लिखे जाते हैं। ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। पढ़ा ये पांडुलिपियाँ जो मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन्हें पुस्तकों में धार्मिक मान्यता के व्यवहार, राजा वर्णन, औषधियों की चर्चा की गई, और इस प्रकार सभी प्रकार के विषयों की इस पर चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है, कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। और जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल भाषा में भी जो है हमारे, और प्राकृतिक भाषा में भी लोग प्रयोग करते थे। अब हम अगर अभिलेखों के अध्ययन करें तो ऐसे लेख पत्थर और धातु अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग भी अपने आदेशों की अन्य लोग भी कभी कभी उत्कीर्ण करवाते थे। इसे लोग देख सके, पढ़ सके, और कुछ अन्य प्रकार के भी जो थे
अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजा और रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष के अपनी कार्यों का विवरण भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि प्राय शासक लड़ाइयों और विजयों को जो है क्या कहते हैं वो विजयों के बारे में लिखा करते थे। इधर एक कोड में देखिए लगभग 2500 वर्ष पुराना अभिलेख जो है अफगानिस्तान से में मिला। मतलब लगभग 2500 वर्ष पुराना लगभग 2500 वर्ष पुराना जो है अभिलेख हमारा जो है अफगानिस्तान में मिला। 2500 वर्ष पुराना अफगानिस्तान में मिला जिसे कंधार से प्राप्त किया गया। ये अभिलेख अशोक के हैं और शासक अपने उत्कीर्ण अभिलेखों में करवाया करता था। इसमें आप देखिएगा आगे हम इसमें पढ़े जाएंगे, इसमें दिया हुआ। चलिए इसका अब हम आगे चलते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह लेख लिखने के लिए क्या लाभ थे, ऐसे कारण में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। देखिए इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी होती थी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक किया जाता है। मतलब कि पुरानी वस्तु जो खुदाई वगैरह में निकलते हैं, अतीत की वस्तुओं का प्रयोग किया जाने वाला उसका जो अध्ययन करता है वो उसको हम पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक जो पत्थर और ईंटों की बड़ी इमारतों, उसके शेष चित्रों मूर्तियों का अध्ययन करते हुए औजार, बर्तन, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति की छानबीन और खुदाई की भी छानबीन करते। मतलब सिक्कों की प्राप्ति की छानबीन करते और खुदाई भी करते। इसमें वस्तु जैसे मिट्टी की बर्तन है, धातु की बनी बर्तन, कठोर जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जो है जानवर, चिड़िया, मछली, हड्डियों को भी ढूंढते और उन्हें इसमें जानने में मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे और वनस्पतियाँ के अवशेष मुश्किल से मिल पाते हैं। यदि अन्न, दाने और लकड़ी के टुकड़े जाल होते थे तो जले हुए प्राप्त होते थे। क्या पुरातत्वविद, आगे क्वेश्चन है कि क्या पुरातत्वविद कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। कपड़ों के देखिए पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहासकार जो है उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करता था। इतिहासकार तथा पुरातात्विक जासूसों की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए करते हैं। अतीत एक और या अनेक, अतीत एक है या अनेक है। तो देखिए अतीत एक है या अनेक है। क्या आपने जो है शीर्षक के लिए हमारे अतीत पर ध्यान दिया गया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किया। देखिएगा अतीत शब्द जो है बहुवचन के रूप में लिया गया। याद रखिएगा अतीत शब्द जो है हमारा बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए की ओर ध्यान कहता कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने होते। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषकों के जीवन, राजाओं रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकार और जीवन से भिन्न होते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय देश के काल अलग अलग हिस्सों में लोग के अलग अलग व्यवहार होते थे, अलग अलग व्यवहार होते थे, अलग अलग रीति रिवाज होते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप समूह अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के द्वारा संग्रह करके करते। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग जो है अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं और हमारे अतीत भी विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, ग्राहक, कृषक, पशुपालक ऐसे आम लोग आदमी जो थे वो प्रायः जो कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उन्हें उनके जीवन को जानने में मदद मिलता है। हालांकि अभी भी इस बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उससे तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 इसी तरह के कोई और वर्ष बताइएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के रूप में किया था। 2020 वर्ष का मतलब तात्पर्य यह है कि ईसा के 200 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के 200 वर्ष के बाद से ईसा पूर्व का नहीं, ईसा 200 वर्ष का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के 200 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व तिथि को हम बीसी ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब कि अगर 2000 बीसी लिखा हुआ है तो मतलब कि ईसा के और ईसा का जो जन्म हुआ है उससे 2000 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। चलिए अब कुछ इस बॉक्स में दी गई इसको हम चर्चा कर देख लेते हैं। बॉक्स में क्या दिया गया है कि इतिहास और तिथियाँ। देखिए अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। तात्पर्य इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी हम जो है तिथियों के लिए एडी का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में ईस्वी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसी का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का सीई कॉमन एरा और बीसी इसका बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग के लिए किए जाते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होता है और भारत तिथियों के रूप में इस प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका बिफोर प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है। अन्यत्र की तो फ्रेंड्स आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसमें कुछ देखिए उपयोगी वर्ड है, इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। देखिए यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्रोत है, तिथि है, लिपि है
और इसके अलावा आप इसके कुछ प्रश्न हैं मिलाने वाला है। तो देखिए इसमें मिलाने वाला क्या है कि नर्मदा घाटी, इसको मिलाना एक दूसरे से मिलाना। देखिए नर्मदा घाटी में हम लोग को क्या मिला था, आखेटक, गंगा घाटी, सिंधु घाटी, गारो घाटी। तो पहला बड़ा राज्य हमारा जो मिला था वो हमारा मिला था मगध। मगध हमारा पहला बड़ा राज्य मगध था। और नर्मदा घाटी में जो आरंभिक कृषि का साक्ष्य मिला था, और गंगा घाटी में लोग जो है 2500 पूर्व के नगर मिले थे। इन सभी को मिलाइएगा। और देखिए पांडुलिपि अभिलेख में क्या अंतर है, पांडुलिपि अभिलेख में क्या अंतर है इसको जानिएगा। और इधर कुछ डेटा दिए गए हैं, इसको देखिए कि कृषि का आरंभ जो लगभग 8000 ईसा पूर्व में हुआ था, और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 पूर्व, और गंगा घाटी मगध 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और वर्तमान हमारा 2000 वर्ष पूर्व के रूप में है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर के साथ कल मिलते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत फ्रेंड, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। धन्यवाद।